You are writing perfect answers in English literature and English language but still getting less marks. The biggest reason lies over here: you are not able to analyze your mistakes and therefore you commit the same mistake again. In this video I'm going to tell you the mistakes you usually do and also how to rectify them. बहुत सारे सोचते हैं कि हम एक सारी लैंग्वेज लिख देंगे, वोकैबुलरी हमारी अच्छी है, बाकी सारा जो ग्रामर पोर्शन वो भी एक्यूरेट है, तो हमें एसेज में मार्क्स मिल जाएंगे. बट व्हाट मैटर्स मोर देन वोकैबुलरी इज योर थॉट्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, हाउ यू एक्सप्रेस इट एक्सेट्रा. फर्स्ट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन. मैं पहले से बोलते हुए आ रही हूँ कि पिक्चर कॉम्पोजिशन में उतने मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं. आपको लगता होगा सिर्फ पिक्चर है, उसको डिस्क्राइब तो करना है, बट उसमें डिटेल टू डिटेल डिस्क्राइबिंग करना है. व्हाट इज मेंट बाय डिटेल टू डिटेल डिस्क्राइब? देखो, पहली बात है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर दे दी जिसमें एक बच्चा है, कुछ काम कर रहा है, इसको हम चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं. दूसरा कि हमारी कंट्री से हमें रिलेट करना है इस चीज़ को, कि हमारी कंट्री में कैसे प्रेवलेंट है. मैंने लिख रखा है अपनी नोटबुक में पॉइंट्स, आपको बताती हूँ. मस्ट बी रिलेटेबल टू द पीपल ऑफ अ कंट्री, इशूज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. पहली बात ये है. सेकेंड, कभी भी ये मेंशन मत करना कि दिस पिक्चर सजेस्ट्स, जैसे हमने बोल दिया इन दिस पिक्चर इट इज डिस्क्राइब दैट, ऐसा मत लिखना. आपके पास 3 ऑप्शन है. यू कैन राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर. सेकेंड, डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द पिक्चर. थर्ड, एन अकाउंट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स सजेस्टेड बाय द पिक्चर. ये 3 चीज़ें आपको ऐड करनी है. तो पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपको सजेस्ट नहीं करूँगी करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, बिकॉज बेटर ऑप्शंस आर देयर. एग्जाम्पल, नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या है, आप पहले तो या तो फॉर जाओ या तो अगेंस्ट लो, एक साइड ले लो. ऐसा मत करो कि स्टार्टिंग से आप उस टॉपिक पे फॉर जा रहे हो और लास्ट पे आपने एक अगेंस्ट का सेंटेंस लिख दिया. इट विल प्रूव दैट आप एक पर्टिकुलर टॉपिक का स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए आप अगेंस्ट गए रादर दैन फॉर जो आप स्टार्टिंग में गए थे. अब इसमें क्या पॉइंट्स है? टेक वन स्टैंड, मस्ट मेंशन फॉर और अगेंस्ट, और ये जरूर बता देना कि यू आर फॉर द स्टेटमेंट और अगेंस्ट द स्टेटमेंट. बिगिन. अब इसमें बिगनिंग कैसे करनी है? एक्सप्लेन द कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक लाइक ए डिबेट. जैसे डिबेट में वो कीवर्ड्स बताते हैं, मेन पॉइंट्स, जिससे कि वो डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को, जस्टिफाई कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को. एंड ऑल्सो -40% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इफ नॉट फॉलोड द रूल्स. अगर आपने 3 से लेकर 4 रीजन स्टेट नहीं कर रहे हैं अपने टॉपिक के लिए. एग्जाम्पल्स, आपने एग्जाम्पल्स नहीं दे रखे हैं. थर्ड, कंक्लूड बाय गोइंग बैक टू वे यू स्टार्टेड. आपने जो स्टार्टिंग करा था ऐसे का, लास्ट में उसी को कंक्लूड करना टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट. एंड थर्ड, मस्ट गिव योर पर्सनल ओपिनियन, व्हाट यू थिंक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, आई स्ट्रांगली फील दैट, जो भी टॉपिक से रिलेटेड है. जनरल इंटरेस्ट इन द टॉपिक. सेकेंड, प्रेजेंटेशंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एडिक्वेटली. थर्ड, द एबिलिटी टू सी बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट. And fourth, ability to take account of objections and make your way through them. And last में यही कहना चाहूँगी, the ability to present a clear conclusion forcefully. Last में आपका concluding sentence बहुत powerful होना चाहिए, जिससे कि जब एग्जामिनर रीड करेगा उसको लगेगा कि आपने अपने स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन दी है, एंड जो भी आपने पॉइंट्स रीजंस दिए हैं they are adequate and they are sufficient for your sentence to be given justice. ठीक है. What if you had an English book which has summary, theme, style, plot, setting, title, word meanings, multiple choice questions, PYQ, sample papers and everything? Since class 9 students have been recently introduced to Julius Caesar, I highly recommend you the Almond books. This workbook is all in one. Let me just introduce you to some features of this book. This book consists of the titles, the themes. They have provided you proper character descriptions and sketches, which usually comes in your examinations. It also has a number of MCQs, that is multiple choice questions. They have even provided you the subjective extract based questions and the PYQs, that is the past board questions. They have even provided you detailed answers, and there are crossword exercises as well. And if you are thinking to get a book which consists of poems and short stories with explanations and exercises, this is the best book. They have even provided us with literary devices which are very useful. Let's come to short stories. Over here they have provided us the plot, setting, summary, line by line explanations, word meanings, and even separate literary devices for every chapter and poem. Like I told you before, they have the multiple choice questions along with the subjective type questions. Crosswords are also available. Sample papers are also provided for practice. In my opinion, Almond books are the ones which can fetch you full marks in English. Buy these books now. Link is in the description box. थर्ड है हमारा नरेटिव ऐसे. अब मैं आपको नरेटिव में एक चीज़ बताऊंगी. द बेस्ट 2 ऐसे चॉइसेस यू कैन एवर अटेम्प्ट आर द डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव ऐसे. नरेटिव में आपको नॉर्मली फर्स्ट पर्सन के रिलेशन में लिखना है, आई से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप नरेट कर रहे हैं किसी इंसिडेंट को. अब इससे पहला आपको इंसिडेंट क्लियरली बताना है क्या हुआ. एन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैलामिटी. थर्ड, आप एक जर्नी या वोयाज लिख सकते हैं, अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, अ स्टोरी, या फिर बायोग्राफीज. वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक में कि आपका ऐसे क्या
क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, राइट। तो नरेटिव में आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हो, बट ये है कि प्रॉपर लाइन टू लाइन लिखना। थर्ड इज स्टोरीज। मैं प्री बोल्स में बहुत बार स्टोरीज लिखा करती थी बिकॉज आई हैड अ कीन इंटरेस्ट टू राइट स्टोरीज विच हैड स्पेशली हॉरर एंडिंग्स, बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इफ आई एम अटेम्प्टिंग द स्टोरीज पार्ट, देन कभी कभी क्या होता है, द स्टोरी माइट नॉट बी एज इंट्रीगिंग टू द एग्जामिनर एज इट इज सीमिंग टू अस, राइट। जैसे हमें इंट्रीगिंग लग रही है वैसे उनके लिए ना हो सकता है उनको स्टोरी पसंद ना आए। तो स्टोरी भी कभी कभी बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बट जिनको स्टोरी राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा पैशन है उनको स्टोरीज लिख, वो ज़्यादातर स्टोरीज लिखते हैं, देन दे कैन अटेम्प्ट द स्टोरी पार्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बोर हो जाते हैं वो लंबे नरेटिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे पढ़ के, तभी उनको स्टोरी दिखती है। तो स्टोरी पढ़ने में अगर आपने स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट, आपने ट्विस्ट डाले हैं स्टोरी में, लास्ट में एंडिंग अच्छी है, स्टार्टिंग भी अच्छी है, मतलब पहले 10 लाइन नहीं, पहली 10 लाइन्स ने एग्जामिनर को इंटरेस्ट दिलवा दिया है उस ऐसे को पूरा रीड करने में, तो आपको मार्क्स मिल सकता है। सो आपको इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट प्लॉट, ठीक है, प्लॉट। दूसरा कैरेक्टर्स होने चाहिए, और ज़्यादा कैरेक्टर्स हो तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड थर्ड इज एटमॉस्फेयर। ये भी है शॉर्ट स्टोरीज में, ये ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए किसी की, लाइक इट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम अदर्स, एंड इट मस्ट हैव अ प्लॉट एंड इवेंट एज आई स्टेड अर्लियर। एंड कैरेक्टर्स होने चाहिए 2 to 3 कैरेक्टर्स, मस्ट हैव नेम्स एंड इंक्लूड कन्वर्सेशंस। 2 से लेकर 3 डायलॉग तो आप लिख ही देना। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट थिंग, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। अब सुनो, ध्यान से सुनो। सो डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव आर द बेस्ट ऑप्शंस अगर हम ऐसे दूसरों को कंपेयर करा जाए, बट डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बतानी होती है। यू हैव टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग वेरी वाइडली, टू डिस्क्राइब योर 5 सेंसेस, यानी कि व्हाट यू सी, व्हाट यू फील, what you hear, what you smell, what you taste, etc. If possible, any 3 कर देना। आपको सिर्फ सेंस ऑफ साइट नहीं डिस्क्राइब करनी कि आपने क्या देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सेंस ऑफ इमोशन, दैट इज फीलिंग्स मस्ट डेफिनेटली बी इंक्लूडेड। मैं एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने इस पेन को डिस्क्राइब करना है, तो पहला जनरल लुक, क्लास, पर्टिकुलर फीचर्स, इंटरनल फीचर्स एंड द स्पेशल फंक्शंस एंड कंपैरिजन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पर्सन, मुझे एक पर्सन को डिस्क्राइब करना है, मैंने इसको देखा, उसको डिस्क्राइब करना है। पहला फिजिकल फीचर, दूसरा क्लोथिंग, पोस्चर, स्पीच, मैनरिज्म, तीसरा लाइफ हिस्ट्री, इंटरेस्ट, फैमिली बैकग्राउंड, फोर्थ हिज ओपिनियन और एक्शंस, फिफ्थ अदर ओपिनियन अबाउट हिम, सिक्स्थ हाउ ही अफेक्ट्स अदर पीपल, एंड सेवेंथ कंपैरिजन्स एंड एसोसिएशन, यानी कि इसमें कंपैरिजन्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, ओपिनियंस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखो डिस्क्रिप्टिव में सीन देखा जाए तो हम कैसे करेंगे। सीन इंट्रोडक्शन में अ जनरल इंप्रेशन आप ऐड कर सकते हैं, एंड इफ आई टॉक अबाउट द बॉडी देन इट कैन बी डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग देयर कलर्स, शेप्स, साउंड्स एंड स्मेल्स। एंड कंक्लूजन में आप बता सकते हैं इंप्रेशन कैसा था सीन का, मेड ऑन यू, एसोसिएशन और मेमोरीज इट हैज़ ब्रॉट टू यू। ठीक है, मतलब बताना चाह रहे हैं अगर आपको एक सीन को डिस्क्राइब करना है तो अब लास्ट में ऐसी कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हो कि उसने क्या, उस सीन ने आप पे क्या इंप्रेशन डाला, आपकी क्या व्यूज़ है उस सीन पर, ऐसी कोई मेमोरीज है जो आपकी मतलब उससे लिंक है जिससे कि आपको उसको देख के याद आती है वो सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी होती है। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू डिस्क्राइब अ सिंगल पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल। लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। ज़्यादातर हम इनफॉर्मल ही अटैम्प्ट करना प्रेफर करते हैं, बट इफ़ यू फील लाइक अटैम्प्टिंग फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि वो छोटे से होते हैं, बस में फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है ना। फॉर्मल लेटर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, इट कैन बी रिटन टू द प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन, द एडिटर एटसेट्रा। अ फॉर्मल लेटर टू द स्कूल। अब इसमें क्या बोल रखा है, ब्रेक टाइम दैट इज रिसेस एट योर स्कूल इज ओनली 15 minutes, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेक टाइम फ्रॉम 15 minutes to half an hour, गिव रीजंस फॉर योर रिक्वेस्ट एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे एन एक्सटेंडेड ब्रेक वुड मेक अ डिफरेंस टू यू एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है, जो भी एड्रेस है आपका, देन यू हैव टू राइट द सिटी अलॉन्ग विद द पिन कोड, और नेक्स्ट लाइन पे आपको अपना स्टेट का नाम लिखना है, एंड यू हैव टू लीव वन लाइन आफ्टर दैट एंड टू राइट द डेट, एंड उसके बाद एक और लाइन लीव करना है। उसके बाद आपको लिखना है द प्रिंसिपल, नेक्स्ट पे आपको अपना स्कूल का नेम लिखना है, यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ योर स्कूल, एंड एट द लास्ट यू हैव टू राइट द सिटी नेम बट नॉट द स्टेट नेम, क्योंकि आपने स्टेट ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इन योर एड्रेस। देन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड देन राइट डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी लिखना है। अब नाउ यू हैव टू मेक 3 पैराग्राफ्स, यू हैव टू allocate 3 paragraphs. First paragraph is to inform what all you are talking about. Suppose this is to inform you that I would request you to extend the break time from 15 minutes to half an hour. Or you can also write
if you want to be more formal, you can also write, this is to bring to your kind attention that I would request you to extend the break time from 15 minutes to half an hour. So this is the first paragraph, which tells us what all we are talking about, what request are you making right now at the present moment. Then we have to start up with the second paragraph. It takes around 5 to 10 minutes to go out of the class and reach the school field. It will give us more time to converse with each other, to have heart-to-heart conversation with our friends. An extended break time will help us to relax. In other words, in the second para, you have to write all the possible reasons why you want to extend the break time from 15 minutes to half an hour. सारे अपने reasons इसमें include करना. And last line, that is the last paragraph, should be the concluding line. I would request you to please take my plea into consideration. तो लगेगा कि आपका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है मेरे फॉर्मेट से, क्योंकि दूसरे जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं कभी कभी डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, बट दैट्स टोटली नॉर्मल. बोर्ड में आपका जो एक कॉमन फॉर्मेट होता है वो एग्जामिनर उसके हिसाब से चेक कर लेता है कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो सब सारे स्कूल जो भी आपको फॉर्मेट लिखवा रहे हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं. एंड जो फॉर्मेट मैं दे रही हूँ दैट इज ऑल्सो द बेस्ट फॉर्मेट. अब इसमें आप लास्ट में क्या करोगे, यू हैव टू लीव वन लाइन, राइट थैंकिंग यू, लीव वन लाइन, योर्स फेथफुली, एंड इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट योर नेम, फुल नेम, बिकॉज इट इज अ फॉर्मल लेटर. आई टॉक अबाउट राइटिंग अ लेटर एंड अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर. सब कुछ सेम रहता है एक्सेप्ट द थिंग, जो लास्ट वाला पैरा होता है फॉर्मेट का, आपको उसमें लिखना है द एडिटर. नेक्स्ट लाइन में द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, देहरादून टाइम्स, कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट में आपको एड्रेस लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट द सिटी नेम. If I want to express my thoughts in a better way, then I can start my sentence with, through the esteemed columns of the newspaper, I would like to draw your attention of the public or the people. 3 पैराज में आपको डिवाइड करना है. फर्स्ट पैरा में आपको बता देना है क्या चीज़ के लिए आपने उनको लेटर लिखा है. सेकेंड पैरा में यू कैन स्टेट probable reasons, and at the last you can just write requesting him to take your plea into consideration. And last में you have to leave one line, write yours faithfully and then your name. अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी सेम रहता है. जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट लास्ट वाले फॉर्मेट के पैरा में द म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एड्रेस एंड लास्ट में सिटी नेम. एंड लास्ट में इसमें भी आपको ये करना पड़ता है कि लीव वन लाइन थैंकिंग यू, लीव वन लाइन योर्स फेथफुली, योर नेम. सो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट द फॉर्मल. नाउ इनफॉर्मल आपको बहुत ही नॉर्मल सा होता है. एड्रेस लिखना पड़ता है, सिटी नेम अलॉन्ग विद द पिन कोड, स्टेट, लीव वन लाइन, राइट द डेट, लीव वन लाइन, डेयर मदर. कभी भी ना तुम समझ लो ग्रैंड फादर को लिख रहे हो तो डेयर ग्रैंडपा, ग्रैंडपा नहीं, ग्रैंडमा नहीं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. ठीक है. अब इसमें आपको स्टार्टिंग में ये लिख देना है कि होप यू आर इन हाई स्पिरिट्स और होप यू आर कीपिंग वेल एक्सेट्रा. फर्स्ट यू हैव टू आस्क देम अबाउट देयर हेल्थ एंड लिख देना जो भी आप लिख सकते हो. सेकंड पैरा में जो भी आपको डिस्क्राइब करनी चाहिए तो डिस्क्राइब कर सकते हो. लास्ट में यू कैन गिव रिगार्ड्स. बहुत सारे बच्चे मैंने चीज़ देखा क्या लिखते हैं, से हेलो टू अंकल एंड आंट. That is an incorrect statement there, students, because the correct one is give my regards, convey my regards to grandfather and grandmother by leaving one line, yours loving, Vaibhavi, your name. But you have to write your normal name, that is without the surname, Vaibhavi. To email and notice. अब email और notice में बहुत सारी चीज़ें हैं that we don't know. आधे से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि notice में हमें box बनाना पड़ता है, email में box बनाना पड़ता है. As such, till now, I don't think so we have to make any sort of box in that. अगर आपके टीचर्स ने आपको बनवाया है और आपके प्री बोर्ड में वो मार्क्स काटेंगे अगर आप बॉक्स ना बनाओ तो आप बना सकते हो, वरना तो बोर्ड्स में बॉक्स बनाने का कुछ ऐसा स्कीम नहीं है. Let's start up with notice first. For example, your school is organizing an essay writing competition on the occasion of International Women's Day. Write a notice to be put up on the school board informing the students about the competition and inviting them to participate. The first line should be in block letters and you have to write a catchy heading. क्योंकि ये समझ लो essay competition के बारे में है ना, on the occasion of Women's Day. So मैंने तो इसमें लिखा है eloquent verse. Then you have to leave one line, write the event, किस event में है ये. Then you have to write, लिख दिया मैंने essay writing competition. अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी कर्सिव राइटिंग है तो ट्राई करना कि जो फॉर्मेट लिखते हो ना स्टार्टिंग का वो नॉर्मल राइटिंग में लिखना, नॉर्मल जो होती है नॉन कर्सिव राइटिंग. और उसके बाद जब स्टार्ट करते हो राइटिंग द ईमेल, नोटिस, लेटर एक्सेट्रा, यू कैन राइट इन योर कर्सिव हैंड राइटिंग. बट बात की जाए कैची हेडिंग की, यू हैव टू राइट इन ब्लॉक लेटर्स. अब आपने लिख दिया essay writing competition. ऑन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट द डेट लिखना है और प्रॉपर डेट लिखनी है. ऑन समझ लो ऑन 8 मार्च, 2022. ठीक है. उसके बाद आपको लिखना है
तो बिकॉज इस वाले नोटिस में हमें पूछा है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड उसके बाद लिखना है आपको टाइमिंग्स, दैट इज फ्रॉम 9 AM to 11 AM, जो आपकी मर्जी है, एंड लास्ट में आपको वेन्यू लिखना है। एंड मेन चीज़ आप क्या भूल जाते हैं, फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्मॉलर वेन्यू एंड देन द लार्जर वेन्यू, फॉर एग्जाम्पल एट द ऑडिटोरियम कॉमा योर स्कूल नेम, यू हैव टू लीव वन लाइन एंड फ्रॉम द मार्जिन, starting from the margin you have to write all the interested students from class 9 to 12 जो भी है who wish to participate in this competition are requested to give their names to, टीचर का नाम लिख सकते हैं आप, by और before डेट लिखेंगे। सपोज इवेंट है आपका 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त 2023 को आपका इवेंट है, तो आप उनको 10 दिन पहले इन्फॉर्म करिए, दैट इज 11th अगस्त, बाय और बिफोर 11th अगस्त 2023 गिव योर नेम्स टू द रिस्पेक्टिव टीचर्स, देन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड राइट योर फुल नेम, देन उसके नीचे अपना डेजिग्नेशन लिखना, बीट स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट, हेड गर्ल, हेड बॉय, कुछ भी, एंड देन ईमेल उससे रिलेटेड ही आता है, वो आपको बोल देते हैं राइट एन ईमेल टू द सीनियर टीचर ऑफ योर स्कूल टू जज द कॉम्पिटिशन एंड गिव अवे द प्राइजेस टू द बेस्ट 3 essays। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ईमेल लिखते हैं, आपको तो पता ही है आपका सारा स्मॉल लेटर्स में ही होता है, यू हैव टू राइट द ईमेल इन स्मॉल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल wabvibish@gmail.com अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन नेक्स्ट लाइन पे आपको इवेंट का नेम लिखना होता है, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, और जो एसे का ई है वो कैपिटल में होना चाहिए, कॉम्पिटिशन का सी है वो कैपिटल में होना चाहिए, और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। देन विदाउट लीविंग अ सिंगल लाइन यू हैव टू राइट डेयर सर, डेयर मैम, कॉमा करके। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, दिस टू इन्फॉर्म यू दैट, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, देन यू हैव टू राइट थैंकिंग यू, लीव इन लाइन योर्स फेथफुली, योर नेम, देन यू हैव टू राइट द डेजिग्नेशन, फॉर एग्जाम्पल हेड गर्ल, हेड बॉय, एंड लास्ट में अपना स्कूल का नेम लिख सकते हैं। कम टू ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में मेन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड प्रपोजिशंस। बोर्ड में आपके बहुत नॉर्मल प्रपोजिशंस आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस NDTV से याद करो, नो सूनर डिड दैन, और वी मैंने ऐसे लिख दिया, नो सूनर डिड दैन, और हॉलीडे होमवर्क दैट इज HSW से याद करो, हार्डली हैड व्हेन, एंड हम ये भी लिख सकते हैं विद नॉट ओनली यूज बट ऑल्सो, विद बिसाइड्स वी नेवर यूज ऑल्सो, प्रेफर के कर सकते हैं, रादर के कर सकते हैं। आई प्रोवाइडेड यू द पिक्चर ओवर हियर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यू मे चेक इट आउट, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब आपको अपने आंसर्स में 3 चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। फर्स्ट इज द कीवर्ड, सेकंड इज द कोटेशन इफ पॉसिबल, एंड थर्ड इज द रीजन। सो लेट्स नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमें एक लाइन पैराग्राफ दे रखा है पैसेज से, with no less presence but with much more love than young Alcides when he did redeem the virgin tribute dash dash dash. These were the answers which I wrote, and एक भी क्वेश्चन में I didn't get full marks, that is 3 out of 3 marks। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, या तो मुझे 2.5 मिले, या तो मेरे को 2 मार्क्स मिले, या फिर 1.5 मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिले। Later on I realized my mistakes। पहला ये था not including the keywords, सेकंड ये था नॉट इंक्लूडिंग सम गुड कोट्स फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस। कोट्स वो लाइन्स होती है जो शेक्सपियरियन लैंग्वेज में ही होती है, इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। यूजुअली हम क्लास 11th में इसको यूज़ करते हैं, बट इट विल बी बेटर इफ यू इंक्लूड इन योर क्लास एंड आंसर एज वेल, in case you have to impress the examiner। और थर्ड ये था I failed in explaining my answer even though I knew everything but I wasn't able to explain my answer, right। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, over here I'm telling you about the mistakes। तो अगर आपको appropriate answers लिखना जानना है, then you may check out my another video on English literature। It is by the title how to write English literature answers for class in ICSE। आप सर्च करोगे आ जाएगी वीडियो, उसमें मैंने आपको बता रखा कैसे आप कीवर्ड्स, कोटेशंस, प्रिसाइज आंसर्स ऐड करने हैं। और कभी कभी जब ओवर एग्जैजरेशन भी कर देते हो ना तुम आंसर का, तो तब भी तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता है टू चेक एवरी आंसर, जस्ट वॉन्ट्स टू सी द कीवर्ड्स एंड गिव यू मार्क्स बेस्ड ऑन दैट थिंग। टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी पैराफ्रेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज हमारी टीचर हमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लिखवा देती थी। थिंक दैट आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस उतने अच्छे समझ में नहीं आ रही, यू कैन वॉच लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब, एंड ऑल्सो आप वर्कबुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, और पैराफ्रेज आपकी मिलती है साथ में, मर्चेंट ऑफ वेनिस की बुक के साथ में पैराफ्रेज मिलती है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट। एंड मेनली तो जो वर्कबुक में स्टार्टिंग्स होते हैं ना, थीम्स, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, कैरेक्टर स्केच, मेनली द कैरेक्टर स्केच वो पढ़ के चले जाना, कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कभी वो जनरल क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, शॉर्ट स्टोरी, सारा जो एक कॉन्सेप्ट है मैंने अभी तक बताया वो सेम है, कीवर्ड इंक्लूड करना है, एग्जैजरेटेड आंसर्स नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, एंड साथ साथ में आपको कोटेशंस भी ऐड करनी है इफ़ यू लाइक एडिंग देम, बिकॉज यूजुअली हम 11th में करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ पार्ट में, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लज लॉन्ग।
क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ डिटेल्ड मतलब कीवर्ड्स डालने हैं. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट लॉन्ग विद अ जर्मन हु हैड ब्लू आइज, अ मस्कुलर फ्रेम एंड इंच taller than Jesse, a handsome chiseled face and blonde hair. Being a German, he did not believe in the Nazi superiority theory. He was a friendly and kind person who advised Jesse Owens to qualify in spite of the fear that if Jesse qualifies, he would be a tough competitor for Laszlo. Even after Jesse won the gold medal, he was truly happy, and it was not a broken smile or a smile with a broken heart. He proved the old saying, winning is not everything, participating is, and life is not about conquering, it is about achieving. Sportsmanship is all about cooperation, collaboration and teamwork. And इसमें मुझे 3 marks मिले, and the reason why I showed you this answer because I analyze things कि मैम को कैसे आंसर पसंद आ रहे हैं. इसमें कोटेशन है, इसमें सारी कीवर्ड्स हैं, एंड ये एक प्रिसाइज आंसर है. 3 marks के आंसर लायक है. Now let's do a little test. The second question है, why was Jesse not worried about the games? Whom did Jesse want to prove wrong and why? Now you can take a paper, write down this answer and then compare. Let's compare the answer. तो आपको पता चलेगा आप एक्चुअली में क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि जब आप मिस्टेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि उसको कैसे रेक्टिफाई करनी है. Now 99% of the students fail in understanding the true meaning of the poem. Poem has 2 meanings. One is जो हमें रीड करके पता चल रहा है, and second is the one behind it, what it is trying to convey in an indirect manner. So हम symbolism, this is called symbolism, and many times we fail to understand this thing. Symbolism आपको पता रहना चाहिए हर चीज़ का. Most important role in case of poems is played by the workbooks. Workbooks में आपकी थीम रहती है और आपको थीम अच्छे से रीड करके जाना है. That is how you will understand the main purpose of the poem, the main explanation of the poem, what it is trying to convey and stuff like that. और कभी शॉर्ट स्टोरीज में क्वेश्चंस आपको लगता है कि थीम से कभी क्वेश्चंस नहीं आता है, वो ऐसा ही ना पूछेंगे चलो थीम बता दो इस चैप्टर की, वो इनडायरेक्ट में पूछेंगे आपसे, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोएम 9 गोल्ड मेडल्स. अब इसमें आपको दिखाई रखा है इन्होंने, ही गेव अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट, बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन, बट हियर्स व्हाट अकर्ड. ये सारी पहले के 3 इजी क्वेश्चंस है, लास्ट में देखते हैं. व्हिच स्ट्रेंज इंसिडेंट फॉलोड द अबव अकरेंस? Should make mistakes, but it really makes no sense repeating that mistake again. So in order to prevent you from making such mistakes, I decided to make a video on mistakes you do in English language and in English literature and how to rectify them as well. So this was all in one video. Hope you like it and consider subscribing. Like this video, subscribe to my channel, hit the notification bell, and I'll be back with more 10th videos, ICSE videos. Stay tuned, and for now, bye.